हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर ऑलरेडी हमने DSSB TGT नेचुरल साइंस केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ वीडियोस को अपलोड किया है। आज हम उन्हीं से रिलेटेड कुछ एक प्रैक्टिस सेट को कवर करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से करने हैं तो आप इससे रिलेटेड वीडियोस इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं। जितना हमने अब तक सिलेबस कवर किया है उस सिलेबस से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस आज कवर करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन फर्स्ट, देखो यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट रीड करेंगे। जो क्वेश्चन फर्स्ट है वो क्या कहता है? क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर लेस इन लिक्विड्स इन कंपैरिजन टू सॉलिड्स। तो देखो, अगर हम बात करें तो हमारे पास तीन स्टेट्स होती हैं। एक होती है सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, अब अगर मैं इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होता है? सॉलिड में। उससे कम किस में होता है? लिक्विड में। और सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होता है? गैस में। इसका मतलब जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है? करेक्ट, क्योंकि लिक्विड्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कम होता है इन कंपैरिजन टू सॉलिड्स। सेकेंड आता है द शेप ऑफ लिक्विड्स कैन बी इजीली चेंज्ड। तो जो हमारे सॉलिड होते हैं उनका डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। लिक्विड्स का शेप डेफिनेट नहीं होता है बट वॉल्यूम डेफिनेट होता है। और गैसेस का ना डेफिनेट शेप होता है ना डेफिनेट वॉल्यूम होता है। इसका मतलब क्योंकि लिक्विड्स का शेप डेफिनेट नहीं होता है तो उनका शेप हम इजीली चेंज कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड, देखो यहाँ लिक्विड की बात हो रही है ना, तो लिक्विड का जो शेप है वो डेफिनेट नहीं होता है बट दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम। तो अगर उनका वॉल्यूम डेफिनेट होता है इस मीन्स उनका वॉल्यूम इजीली चेंज नहीं किया जा सकता, वो फिक्स रहेगा। अब थर्ड स्टेटमेंट लिखा है द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ लिक्विड कैन बी इजीली चेंज्ड। ये है रॉन्ग, क्योंकि उनका वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स, इसलिए उनका वॉल्यूम चेंज नहीं किया जा सकता। तो फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ लिक्विड इज नॉट सो ईजी टू चेंज। ये क्या है? करेक्ट। सो अगर यहाँ देखें तो 1, 2 और 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, which of the following is true? The rate of diffusion of liquids is higher than that of solids. तो वही हम बात करें तो गैस, सॉलिड और लिक्विड। तो गैस, सॉलिड और लिक्विड को बीच में ले लेते हैं यहाँ पर। तो जो गैसेस का रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो लिक्विड से ज़्यादा होता है और लिक्विड का सॉलिड से ज़्यादा होता है। यहाँ पर लिखा है लिक्विड्स का रेट ऑफ डिफ्यूजन सॉलिड से ज़्यादा होता है, तो ये करेक्ट है। अगर हम लिक्विड और सॉलिड में कंपेयर करेंगे तो लिक्विड्स का रेट ऑफ डिफ्यूजन सॉलिड के रेट ऑफ डिफ्यूजन से ज़्यादा होता है। गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड्स, ये भी करेक्ट है। गैसेज सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल होते हैं। सो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, in 1961, for a universally accepted atomic mass unit, which isotope was chosen as a standard reference for measuring atomic mass? तो atomic mass unit को मेजर करने के लिए जो आइसोटोप चूज किया गया तो कौन सा था? कार्बन 12, कार्बन 14, ऑक्सीजन 16 और हाइड्रोजन 1। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है कार्बन 12। तो जो आइसोटोप चूज किया गया था वो क्या था? कार्बन 12। देखो यहाँ पर मैं आपको कुछ बात बता देती हूँ। एटॉमिक मास यूनिट होता है AMU। आपको याद रखना है जो 1 AMU है वो होता है 1/12 इंटू मास ऑफ 1 C12 एटम के इक्वल। ठीक है, ये आप याद रखना। अब इसमें भी आपको ये याद रखना है, देखो कुछ वैल्यूज भी डायरेक्टली पूछ लेते हैं ना एग्जाम में, तो आपको भी याद रखना है मास ऑफ 1 C12 एटम। तो मास ऑफ 1 C12 एटम कितना होता है? ये होता है 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ये याद रखना है। अब अगर मैं ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँ तो जो 1 AMU है वो मुझे कितना मिलने वाला है? 1 AMU विल बी 1/12 इंटू 1.99 इंटू 10⁻⁻23। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो ये वैल्यू तो आपको याद रखनी है मास ऑफ 1 C12 एटम के लिए जो होता है 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। और ये वाली वैल्यू याद रखने 1 AMU के लिए जो होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, एक और चीज़ जो याद रखनी है, ये वाली जो वैल्यू है ना वो 1/Na के भी इक्वल आती है, 1/Na ग्राम। अब ये Na क्या है ये भी आपको याद रखना है। तो Na है वो ग्रेटर नंबर होता है जो होता है 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ग्राम यहाँ से हटा दो। आपको ना ये याद रखना है कि कहीं भी अगर Na लिखा हुआ मिल जाए ना तो उसमें कितना नंबर होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम होते हैं। ठीक है,
इतना याद रखना है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल्स इज नोन एज द, जितने एटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसकी एटॉमिसिटी या एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट या एटॉमिक नंबर। तो करेक्ट आंसर इज एटॉमिसिटी। यानी मान लो अगर मैंने O2 लिखा है तो O2 में कितने एटम्स कंबाइन है यहाँ पर एक मॉलिक्यूल में, 2 ना, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी, 2। ऐसे अगर मैं O3 बोलूँ तो O3 की एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी, 3। और अगर मान लो कोई पॉलीएटॉमिक आयन, पॉलीएटॉमिक एटम है ना, पॉलीएटॉमिक एलिमेंट इस तरीके का हो गया, पॉलीएटॉमिक है, तो ये पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया, इसमें कितना एटम है, देखो यहाँ पे पॉलीएटॉमिक आयन हो गया ये। तो यहाँ पे बात करूँ तो कितने हैं भाई, 4 तो ये हाइड्रोजन है और 1 नाइट्रोजन, तो टोटल एटॉमिसिटी कितनी होगी, 5। ऐसे यार अगर मान लो अगर मैं बात करूँ PCl5 की, एक पॉलीएटॉमिक हो गया, इसमें इसकी एटॉमिसिटी कितनी है, तो 5 ये और 1 ये, कितनी हो गई, 6। तो ये आपको याद रख के चलना है, ठीक है। इसी बेस पे भी याद रखना है, देखो जो ऊपर वाले दोनों है ना, ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। कैसे मॉलिक्यूल है ये, होमो एटॉमिक। अगर सारे एटम सेम होते हैं ना तो उन्हें हम होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं, पर जो ये नीचे वाले हैं ना दोनों, ये कैसे मॉलिक्यूल्स हैं, हेट्रो एटॉमिक। हेट्रो एटॉमिक वो होते हैं जिनमें जो एटम्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन का भी एटम है, हाइड्रोजन का भी है, फास्फोरस और क्लोरीन, तो ये कैसे एटम है, हेट्रो एटॉमिक। और यहाँ क्योंकि सेम है तो कैसे हैं, होमो एटॉमिक, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस एज स्टेटेड बाय प्राउस्ट। तो इसको रीड कर लेते हैं एक बार। ऑप्शन ए है, इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय डेंसिटी। ऑप्शन बी, इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। ऑप्शन सी, इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय हीट। ऑप्शन डी, इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो जो प्राउस्ट है उसने क्या कहा था कि जो एलिमेंट्स है दे आर ऑलवेज कंबाइन इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस सबको पता है कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। कैल्विन में चेंज करेंगे, कितना ऐड करेंगे, 273.15, तो 273.15 ऐड करेंगे तो 273.15 कैल्विन। ये आएगा इसका आंसर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट, द प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर कंसिस्ट ऑफ। प्लाज्मा स्टेट के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन ए, एक्सट्रीमली चार्ज पार्टिकल ऑफ गैसेस अंडर वेरी लो टेम्परेचर। ऑप्शन बी, एक्सट्रीमली स्टेबल एंड अनचार्ज न्यूट्रॉन ऑफ सेवरल गैसेस। ऑप्शन सी, एक्सट्रीमली स्टेबल पार्टिकल्स ऑफ अ लिक्विड and charged particles of a noble gas under extremely low temperature. Option D, extremely energetic and excited form of ionized gases. So option D is correct. Plasma state कहता है ionized gases present होनी चाहिए excited form में जो extremely energetic होती हैं। यानी what is plasma state? Extremely energetic and excited form of ionized gases. Solid carbon dioxide is known as dry ice बिकॉज। इसको ड्राई आइस क्यों बोलते हैं? ऑप्शन ए, इट इज़ स्टोर्ड अंडर एक्सट्रीमली लो प्रेशर टू सॉलिडिफाइड इट। ये गलत है क्योंकि इसको स्टोर किया जाता है बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर पे। तो ऑप्शन 1 तो वैसे ही रॉन्ग हो गया। ऑप्शन 2, इट गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसेस स्टेट ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर टू 1 atm विदाउट कमिंग इन टू लिक्विड स्टेट। ये करेक्ट है ना, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए, ओनली 2 इज करेक्ट। अच्छा, एक और चीज़ याद रखनी है, जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है यानी सॉलिड CO2, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कार्डाइस। तो इसको हम कार्डाइस भी बोलते हैं। ड्राई आइस तो बोलते ही हैं, इसको कार्डाइस भी बोलते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। यानी जब हम उस पर आउटसाइड फोर्स लगाएं तो उसकी शेप चेंज नहीं होनी चाहिए। तो कौन है वो? एरोसोल, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो याद रखना कौन होते हैं? सॉलिड, जो अपनी शेप चेंज नहीं करते। वट इज़ द मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। देखो इसके लिए आपको देखनी पड़ेगी मोल कॉन्सेप्ट की वीडियो। आपको अलग से एक वीडियो मिल जाएगी जो मोल कॉन्सेप्ट पर है, वहाँ जाकर देख सकते हो। तो वहाँ से हम पता कर सकते हैं कैसे हम मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन निकालेंगे। इसके लिए मैं बता देती हूँ। देखो, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम होता है किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल ऑफ एटम। यहाँ ऑक्सीजन की बात की है तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स का मास कितना होगा? उसके मोलर मास के इक्वल, यानी कितना? 16 ग्राम। क्योंकि ऑक्सीजन का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है? 16 ग्राम। अब 1 मोल में एटम कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23, यानी 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास कितना है? 16।
हमसे पूछा एक एटम का मास कितना होगा, तो एक एटम का मास निकालने के लिए क्या करेंगे, 16 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कुछ मिलने वाला है 2.66 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, इतना आंसर आने वाला है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट ऑफ ऑल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इसमें ऑप्शन है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, लंदन फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो करेक्ट आंसर इज लंदन फोर्सेस। देखो इनको याद रखने का तरीका बताती हूँ। सबसे पहले ना लंदन फोर्सेस याद रख लेना। जो लंदन फोर्सेस होते हैं वो सबसे वीक वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं। और लंदन फोर्सेस ऐसे याद रखना, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जैसे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच जो फोर्स होगा ना, वो कौन सा होगा, लंदन फोर्सेस। यानी लंदन फोर्सेस होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच। नॉन पोलर वो जो एक जैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जैसे हाइड्रोजन हो गया ना, अब मैं बोलूँ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन में O2 के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा लंदन फोर्स है। जैसे Cl2 हो गया ना, तो इस तरीके के जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके जो बीच फोर्स होते हैं ना, उसे लंदन फोर्स बोलते हैं। एक देखो यहाँ पे डाइपोल डाइपोल फोर्स देख लेते हैं। देखो डाइपोल डाइपोल फोर्स होता है डाइपोल डाइपोल, तो डाइपोल डाइपोल फोर्स आप याद रखना है ऐसे पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच। तो जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो डाइपोल डाइपोल फोर्स होते हैं। जैसे HCl है ना, तो HCl में ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। डाइपोल मतलब दो पोल बना लो, दो पोल कौन कौन से, पॉजिटिव और नेगेटिव। डाइपोल का मतलब क्या हो गया, दो पोल्स कौन से, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जहाँ भी आप पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेट कर पाओ उसे डाइपोल बोलेंगे। तो यहाँ H पॉजिटिव Cl नेगेटिव हो गया ना, इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा होगा, डाइपोल डाइपोल। जब मैं बात करूँ जैसे NH3 है ना, तो या HF है ना, H2O, ऐसे, हालांकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, उसको मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगी कैसे। तो इस तरीके का मॉलिक्यूल जो होते हैं उसमें कैसा फोर्स होता है, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। नेक्स्ट आता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल कैसे फोर्स होते हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस के लिए याद रखना है, डाइपोल मतलब एक तो होना चाहिए पोलर मॉलिक्यूल और एक क्या होना चाहिए, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो जो पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स होते हैं। जैसे मान लो एक इधर पोलर है यहाँ पर HCl और यहाँ पे मैंने आर्गन कोई ऐसे है, तो अगर इसके बीच कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेटअप हुआ तो कौन सा होगा, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। द लास्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है हाइड्रोजन और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और हाइड्रोजन के बीच। अब मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो बहुत सारे होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बहुत सारे होते हैं, पर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव 3 याद रखने हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। और इसे इसी सीक्वेंस में याद रखना, क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उससे लेस ऑक्सीजन और उससे लेस कौन होता है, नाइट्रोजन। तो इसे इसी सीक्वेंस में याद रखना। और इसमें भी ना मैं बताऊँ, इसको ना ऐसे याद रख लो, हाइड्रोजन प्लस फोन, ऐसे याद रख लो, हाइड्रोजन प्लस फोन। यानी अगर कहीं H और F हुआ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, H और O हुआ यानी H2O जैसे, वहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। H और N हुआ तो H और N कहाँ होता है, जैसे NH3। तो यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए याद रखना हाइड्रोजन और फोन के बीच इसको याद रख लेना। H और F हुआ कहीं पर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, H और O हुआ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, H और N हुआ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, उसको याद रखना है। नेक्स्ट, who came to the conclusion that in every chemical reaction total mass of all the reactant is equal to the total mass of the product। अब ये क्या है, ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था, एंटोनी लवोइजर ने, हु इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो कांस्टेंट वो बता रखा है। एवोगैड्रो कांस्टेंट को किससे डिनोट करते हैं, Na से। उसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.022 इंटू 10⁻23। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये मैंने सबसे फर्स्ट पार्ट यही कवर करवाया था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी भी एक वे है एक्सप्रेस करने का, मोलैलिटी भी है और मोल फ्रैक्शन भी है, तीनों से ही हम कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, 1, 2 and 3 ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट, which of the following laws state that pressure of a given amount of a gas at constant volume is directly proportional to absolute temperature। यानी P proportional to T बोल रहा है और किस पे, at constant volume। तो अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दें तो P प्रोपोर्शनल होगा T के। किसका लॉ है, ये है गेय-लुसाक्स लॉ, ये याद रखना, गेय-लुसाक्स लॉ है।
इसमें देखो बॉयल्स लॉ भी है, तो बॉयल्स लॉ क्या बोलता है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यह है बॉयल्स का लॉ, ठीक है। ये गै-लुसैक्स लॉ है, ये है बॉयल्स लॉ। थर्ड इसमें बोल रहा है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ कहता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। ये है चार्ल्स लॉ। एंड द लास्ट इज एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ बोलते हैं वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। पी टी को कांस्टेंट रखिए तो कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर पर वॉल्यूम ऑफ गैसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो चारों लॉ ही मैंने करवा दिए, याद रखना। नेक्स्ट, क्लोरीन इज ऑब्टेन्ड एज अ मिक्सचर ऑफ टू आइसोटोप। आइसोटोप कौन होते हैं, आइसोटोप होते हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है, जैसे यहाँ दे रखा है डिफरेंट मास नंबर। तो यहाँ पे दो आइसोटोप दे रखे हैं, एक 35 क्लोरीन 17 दे रखा है, एक 37 क्लोरीन 17 दे रखा है। These isotopes are present in the ratio 4:1 और ये कैसे प्रेजेंट है 4:1 में। What will be the average atomic mass of chlorine? MAV पूछ रहा है कितना होगा एवरेज एटॉमिक मास क्लोरीन का। देखो कैसे निकालेंगे, ये 4 है और ये 1, तो देखो वैसे तो ऐसे इजीली निकाल सकते ना, यानी 4x + 1x इक्वल टू किसके होगा 100% के। तो ऐसे सॉल्व करोगे x तो x आ जाएगा 20, इसका मतलब ये वाली परसेंटेज अबंडेंस कितनी आ जाएगी 80% और ये वाला कितना आ जाएगा 20%। कर लोगे ना इसे, यहाँ से x की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगी 4 × 2 20 यानी 80 और ये आ जाएगा 20। तो जो MAV होता है उसका फॉर्मूला होता है M1 × A%, M1 यानी इसका मास, A% मतलब ये वाला परसेंटेज अबंडेंस, प्लस M2 × B% डिवाइडेड बाय 100। अब अगर मैं वैल्यूज पुट करूँ यहाँ पर तो M1 कितना है यहाँ पर 35 × A% कितना है यहाँ पर 80, प्लस M2 कितना है 37 × 20 डिवाइडेड बाय 100। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ऊपर यहाँ पर आ जाएगा 2800 प्लस 740 है ना, डिवाइडेड बाय 100। दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 3540/100। यहाँ 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मुझे जो MAV मिलने वाला है वो कितने मिलने वाला है 35.4 U ये मिलेगा। दिस इज द मास ऑफ एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, द मास ऑफ कार्बन इन 0.5 मोल ऑफ पोटाशियम फेरोसाइनेट जो है K4FeCN6। यहाँ पे हमें दिया है एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है K4FeCN6, इसमें पूछा है कितना मास ऑफ कार्बन प्रेजेंट होगा इसके 0.5 मोल में। देखो ये पूरा है तो ये कितना है 1 मोल, इसमें कार्बन कितना है, देखो कार्बन कितना है 6 कार्बन है इसके 1 मोल में। एक कार्बन का मास कितना होता है 12, तो 6 × 12 यानी कितना होगा यहाँ पर 72 ग्राम 1 मोल में। पूछा कितने में 0.5, तो 0.5 मोल में निकाल दो कितना होगा, तो 0.5 मोल में कितना होगा 72 × 0.5 कितना आएगा 36 ग्राम। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन CaCO3 इज। कार्बन का परसेंटेज पूछा है किस में CaCO3 में। देखो जिसका परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना है, जिसका परसेंटेज पूछा जाए ना उसका एटॉमिक मास ऊपर ले लो, यानी कितना होगा 12 और नीचे टोटल ले लो। टोटल कितना आएगा इसका 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 × 3 यानी 48, यानी टोटल कितना आएगा 100। तो 12/100 इंटू कर दो 100, कितना परसेंटेज आएगा 12%। ऐसे ऑक्सीजन का भी निकाल सकते हैं, ऐसे ही हम कैल्शियम का भी निकाल सकते हैं। कैल्शियम का करोगे यहाँ 40% आएगा, ऑक्सीजन का करोगे यहाँ 48% आएगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, to minimize the painful effects accompanying the deep sea diving, oxygen diluted with less soluble helium gas is used as breathing gas by the divers. This is an example of the application of, पता ही है कौन सा लॉ है, हेनरी लॉ, स्कूबा डाइविंग वाला। और ये वाली कौन सी कंडीशन को अवॉइड करने के लिए ऐसा करते हैं, बैंड कितना परसेंट ऐड करते हैं हीलियम 11.2% बताया था ना। नेक्स्ट, 3.0 मोलर NaOH solution has a density of 1.110 ग्राम पर लीटर। द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज। देखो इसके लिए ना एक रिलेशनशिप याद रखना, डायरेक्ट मोलैरिटी होता है 1000 × M डिवाइडेड बाय 1000 D
माइनस m इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब यहाँ पे जो स्मॉल m है ये है मोलैलिटी, और यहाँ पे मोलैलिटी कितनी दी है 3, तो मैंने पुट कर दिया 3 इक्वल टू 1000 m डिवाइडेड, m मोलैरिटी है, यही हमें कैलकुलेट करनी है, यानी हमें मोलैरिटी निकालनी है। जगह 1000, डेंसिटी यहाँ दे रखे कितनी 1.110 माइनस m इंटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकाल लो। सोल्यूट क्या है यहाँ पर NaOH, NaOH का मोलर मास निकाल लो। NaOH का मोलर मास निकालोगे 40 आएगा, Na का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1 ऐड करेंगे कितना आएगा 40। यहाँ पे 40 पुट कर दो। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, देखो ये आ जाएगा 3 इक्वल टू 1000 m डिवाइडेड बाय यहाँ आएगा 1110 माइनस 40 m। इसको इधर ले जाके क्रॉस, यहाँ मानो 1 है ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे मिलेगा ये 3330 माइनस 120 m इक्वल टू 100 m। इसको इधर लाऊंगी तो ये आ जाएगा 3330 इक्वल टू 1120 m। अब यहाँ से अगर m निकालूंगी तो m निकलेगा 3330 डिवाइडेड बाय 1120, तो यहाँ पे m कितना आ जाएगा, इसको कट कर लो 0 से, तो 0 कट आउट हो गया। यहाँ पे मुझे मिलेगा ये कितना 2 डिवाइड कर लेना, ये आएगा 2.9732, ठीक है, ये मोलैरिटी आएगी। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ये थे 20 क्वेश्चंस, हमने ये यूनिट 1 से रिलेटेड 20 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अगर कोई क्वेश्चन है जो समझ नहीं आया हो वो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।